ब्रिटेन में कहेंगे खुशामदीद। दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सर कुचल देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को देखते हुए एक दो रोज में अहम इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। बन्नू में ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और शहदा को कौमी हीरो करार दिया। या दिनों और हफ्तों में दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। अभी बन्नू में जो वाकया हुआ वो इंतहाई दिल खराश था। स्पेशल आर्मी के जो कमांडो जो यूनिट्स हैं, साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर जो ऑपरेशन किया, उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल अपना बलूचिस्तान में एक और वाकया हुआ है, तो अगले 2-3 रोज़ में मैं इसके ऊपर एक मीटिंग ले रहा हूँ बड़ी जामे, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाकयात की रोकथाम के लिए और इनको दोबारा ये जो सर उठा रहा है ये नासूर, कई साल सुकून रहा, दोबारा ये दोबारा जन्म ले रहा है फितना, इसको कुचलने के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और कोई हम दकीका फरोख्त नहीं करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह कहती हैं, जब जब बलूचिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होता है दुश्मन मुतारिक हो जाते हैं। रिकोडिक मंसूबे से मुताल्लिक तमाम मामलात को कामयाबी से हल कर लिया गया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि हक दो तहरीक के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, लेकिन हुकूमती रिट कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब भी पाकिस्तान या बलूचिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो हमारे जो एनिमीज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बड़ी कामयाबी के साथ हमारा जो रेकोडिक का मंसूबा था, तमाम मामलात को हल किया गया। ये रेकोडिक का मंसूबा जब शुरू हुआ तो उसमें 75% जो बाहर की कंपनी थी उसका शेयर था, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का होगा, 2% रॉयल्टी की मद में बलूचिस्तान को मिल रहा था, लेकिन अब 5% बलूचिस्तान की आवाम को मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। हक दो तहरीक का पिछले 60 दिन से एक धरना गवादर में था। जायज डिमांड्स हैं, उनको पूरा भी किया जा रहा है और कुछ पूरा करने के प्रोसेस में भी हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते। तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। सदर आरिफ अलवी भी इंकशाफात के मैदान में उतर आए। दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सेनेट और 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान की मदद की। कहा कि इमरान खान 25 मई की कॉल न देते तो शायद इंतखाबात से मुतालिक समझौता हो जाता। अब तजवीज़ दी है कि इलेक्शन अप्रैल या फिर मई में करा लें। अलबत्ता इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं। सदर मुमलिकत ने बताया कि नए आर्मी चीफ से ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मामले पर भी बात हुई है। मुआफ करके भूल जाओ की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार है। सदर पाकिस्तान का अहम बयान सामने आ गया। कराची में ताजरों की जानिब से दिए गए अशाइये में बात करते हुए सदर मुमलिकत ने इंकशाफ किया कि 2018 के आम इंतखाबात हों या सेनेट इलेक्शन, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हमारी मदद की। सदर ने कहा कि जवाब तलाश कर रहा हूँ कि इमरान खान और जनरल बाजवा के ताल्लुकात कहाँ खराब हुए। बदकिस्मती से इदारों और अदलिया ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। सदर मुमलिकत ने बताया कि उनकी नए आर्मी चीफ से ऑडियो और वीडियोस के मामले पर बात हुई। मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारी पर भी बात की। सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान 25 मई को कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात पर समझौता हो जाता। अब तजवीज़ है इंतखाबात अप्रैल या मई में करा लें। अलबत्ता अभी तक इंतखाबात की तारीख तय नहीं हुई। इमरान को परेशान नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। मईशत में इस्लाहात और उसकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए।
इस मौके पर ताजिरों ने सदर के सामने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अबूरी हुकूमत बनने से IMF बात नहीं करेगा और नुकसान मईशत का होगा। क्या इमरान खान चंद महीने इंतजार नहीं कर सकते? बेचैनी क्यों रखना चाहते हैं? इमरान खान को समझाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने ताजिरों से इत्तेफाक किया और यकीन दिलाया कि उनकी कोशिश है मामलात पर इत्तेफाक़ राय हो जाए। सदर ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी तारीफ की। बोले, वजीर खारजा ने भारत को अच्छा जवाब दिया। दूसरी जानिब ऐवान सदर ने कहा है कि इंतखाबात में साबिक आर्मी चीफ की मुबैना मदद से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। सदर के बयान को सयाक व सबाक से हटकर चलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को बेचकर मुल्क की बड़ी बेतौकीरी हुई। चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों को भी नाराज कर दिया। एक वाकया बता दूं तो तमाम पाकिस्तानी हैरान परेशान हो जाएं। डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब आवाम को फैसला करना है कि वोट घड़ी बेचने वालों को देना है या खिदमत करने वालों को देंगे। हमें जब 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस मखलूत हुकूमत ने दिवालिया होने से बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की अजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए, इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था। मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। फैसला आपने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है। या हमें मौका दिया तो फिर अगले 5 साल पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी से खत्म कराएंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साद रफीक इमरान खान पर खूब गरजे, खूब बरसे। कहा, जनरल बाजवा कसूरवार नहीं, वो चले गए, तुम बेनिफिशरी हो। इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकर खानी है। चेयरमैन PTI को हमारे पास ही आना पड़ेगा। इमरान खान फिर वारदात करना चाहते हैं। तुम बेनिफिशरी हो, वो तो चले गए हैं, तुम मौजूद हो। 100 से तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे। ये नया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना बनाई थी आपने। इतना गान तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आप। आपका क्या काम है आप नया पाकिस्तान बनाए? पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना इमरान खान की हुकूमत ने लिया। PTI ने रुपए को अठन्नी बना दिया, लेकिन इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। बोले, इमरान खान की मकबूलियत और सियासत का पोल पहले ही खुल गया था, उनके अपने बनाए हुए सदर ने उसकी मजीद पुर्जे खोल दिए। पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने किसी दौर में इतना कर्जा नहीं लिया जितना इमरान खान साहब ने अपने दौर में लिया। कौम को ये नहीं बताते कि आपके दौर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ, यानी रुपए को अठन्नी बना दिया। और इल्जाम हम पे IMF की शराइत है, क्या हमने मुआहदा किया था? इमरान खान आप कौम को शराब दिखा रहे हैं। तलखियों के बगैर भी तो अब अपोजिशन हो सकती है। आज बेसिकली तकसीम की नहीं, लड़ाई की नहीं, आज पूरे मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय की जरूरत है। नफरतें बांटने और तकसीम करने का अमल खान साहब आपको मुबारक हो। आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी सियासत का पोल पहले भी खुला हुआ था, अब आपके अपने बनाए हुए सदर पाकिस्तान ने कल उसके मजीद पुर्जे खोल दिए कि आपको कब कब और किस किस मामले में सपोर्ट हासिल हुई। फाल सफारतकारी के जरिए खारजा महाज की बुनतर को ठीक किया है, तो उस पर एतराज होना शुरू हो गया है। बिलावल साहब अपना खर्च खुद बर्दाश्त करें।
किसी भी सूरत में कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास वोट पूरे थे तो आप एतमाद का वोट ले लेते। क्यों आपने ये सारा हंगामा किया? हम सिस्टम का तसलसल चाहते। हम चाहते हैं कि 2 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, ये भी असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। खान साहब नफरत के घोड़े पे ना बैठे होते, अना के घोड़े पे ना बैठे होते तो चीजें बहुत बेहतर होती। पीटीआई अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे अब भी मंजूर होंगे या नहीं? मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगा है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए इकट्ठे पार्लियामेंट जाने का फैसला कर लिया। स्पीकर ने इज्तिमाई इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों का ऊंट ताहाल किसी करवट बैठने को तैयार न हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक बार फिर हजूम की शक्ल में पार्लियामेंट जाने का फैसला कर लिया। स्पीकर असेंबली भी अपने मौकफ पर डट गए। तस्दीक के लिए इकट्ठे नहीं, सबको अलग अलग आना होगा। पीटीआई अरकान बुध को 12 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे, जिसके बाद पार्लियामेंट जाएंगे और इमरान खान अरकान कौमी असेंबली से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। आमिर डोगर ने पीटीआई अरकान को बुध को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर रखी है। दूसरी जानिब स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी पीटीआई क़यादत को पैगाम भिजवाया कि जिद न करें, कानून इज्तिमाई इस्तीफों की इजाजत नहीं देता। असेंबली सेक्रेटेरिएट को हिदायत की गई है कि पीटीआई अरकान को एक साथ बैठने के लिए जगह फराहम न की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली को तमाम अरकान से एक साथ मुलाकात न करने की राय भी दी गई थी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा ये 50 करोड़ रुपए महीना हुकूमत से ले रहे हैं, इनके इस्तीफे मंजूर करो। जिस हाथ ने इसको खिलाया है इसने उसे ही काटा। ये सारा मलबा मुर्शिद पर डाल देगा। हुकूमत ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये शख्स जो है कोई काम अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता। सियाना नहीं चबलेगा है, लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरा। जिस शख्स ने उसको खिलाया है, जिस हाथ ने उसको खिलाया, उस हाथ को उसने काटा है। खीर सारा मुद्दा जड़ा है मुर्शद पा देना है कि मेरे को गलती हुई सी, मैं इन्ना ब्याह क्यों किया है, उन्होंने बुढ़ी गलत मिली। शख्स की वफादारी दौलत के साथ और इक़्तिदार की हवस के साथ है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। ये कमिटेड है इस्तीफे देने के लिए। तो पंजाब में चलो रौला पड़ गया है, आप वहाँ केपी में ये इस्तीफे दे दें। प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है, अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे। एक पूरी नस्ल जो है उसका मिजाज बदल गया है। बजट खरबों का, लेकिन सहूलतें सिफर। महकमा सेहत पंजाब बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पंजाब के 36 इजला के 284 देही सेहत मराकज में बुनियादी सहूलतें ही मैसर नहीं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे दानिश मुनीर से। दानिश बताएं, पंजाब के कौन कौन से ऐसे इजला हैं जहां बुनियादी सहूलतें नहीं है, इन्हें महरूम रखा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के जितने भी मुकम्मल हजरात जो 36 अजला है, इनकी 284 जो दही मराकज़, इनमें बिल्कुल सहूलियत मौजूद नहीं है, जो सहूलियत दस्तियाब नहीं है। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में 4318 जो है बेड्स ही मौजूद नहीं है, जबकि 1060 जो है बेड शीट्स ही दस्तियाब नहीं है। जबकि इस सर्दी के इस मौसम में 2158 कंबल जो है वो भी दस्तियाब नहीं है अस्पतालों में, जबकि इसी के साथ साथ 2720 तकिए की अदम दस्तियाबी है और 355 स्ट्रेचर जो है वो भी अस्पतालों में मौजूद नहीं है। और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 261 व्हील चेयर की शदीद कमी है, जबकि इसी के साथ साथ 125 डेंटल आउटोक्ल्यू और 122 दांतों की कैबिनेट की जो चेकअप की औलाद हैं वो भी दस्तियाब नहीं है। इसी के साथ साथ जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉलीज हैं। बहुत शुक्रिया। रायगढ़ के नवाही गांव की खबर आपको दें, जहां कमरे में गैस भर जाने से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दम घुटने से 4 साला उस्मान और 5 साला जैनब जाँ बहक हुए। फातिमा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कहीं गैस जान की कातिल तो गैस की वजह से भूखे लाले पड़े हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान संगीन होता जा रहा है। आधे घंटे में तैयार होने वाला खाना 2 घंटे में बन रहा है। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं खुर्शीद आलम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी सेक्टर 1A4 के इलाके में, और यहाँ पर एक घर है जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि लकड़ी का चूल्हा है। खातून खाना यहाँ पर अपने आंगन में बैठकर खाना बना रही हैं और
लग रहा है कि तुरई की कोई तरकारी बनने जा रही है और यहाँ बैगन भी कटे हुए रखे हुए हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि लकड़ी का जो चूल्हा है ये 1600 रुपये का इन्होंने खरीदा है और 20 रुपये किलो की लकड़ी है और 3 से 4 किलो लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। गरीब आदमी सिलेंडर से नहीं पका सकती हूँ तो लकड़ी लेके आती है रहमानिया मोड़ से, फिर इसे जो जलाती हूँ, फिर आंखों में भी लगती है, हाथ भी काली होती है, रोटी पकाने में भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी जानिब जो सिलेंडर्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा है, छोटे से लेकर बड़े सिलेंडर तक, और होटलों में भी ये देखा गया है। लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब हम जाते हैं तो इस तरह के मनाजिर हम देखते हैं कि लोगों ने लकड़ी के चूल्हे बना रखे हैं। खुर्शीद कराची की सूरत हाल बता रहे थे। हैदराबाद में तो हाल और भी बुरा है। गैस लोड शेडिंग के अजाब से जहां घरेलू सारिफीन परेशान हैं, वहीं घरों और फैक्ट्रियों में चूड़ियां बनाने वाले खानदान भी फाका कशी पर मजबूर हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी जहां गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने घरेलू सारिफीन को जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है, वहीं चूड़ियों की सनत से वाबस्ता खानदान भी शदीद परेशान हैं। गैस असल में यहाँ आ नहीं रहा है तो इसकी वजह से हमें ये गैस वाली टंकी लेकर ढुलाई करनी पड़ रही है। अब क्या करें, पेट तो भरना है ना। गैस ने परेशान करा हुआ है, हर काम इसी से ही चल रहा है। 5-6 महीने हो गए इसी हालात हो, उसको देखते देखते और महंगाई इतनी हो गई है। गैस प्रेशर में कमी के बायस एशिया की दूसरी बड़ी चूड़ियों की सनत दिन ब दिन पीछे जाती दिखाई दे रही है। ये काम जो है तबाही की तरफ टोटली जो है ना जा रहा है, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग इतने मसले इतने हैं कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है कि आने वाले महीनों में काम सर्दियों में बंद करना पड़े हमें। चूड़ी की सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर में कमी का सदेबाब किया जाए। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। अब गैस हो भी तो क्या करें। कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 650 रुपए वाला सरकारी आटा भी आटे में नमक के बराबर दस्तयाब है, जो चंद खुश नसीबों को ही मिल पाता है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। जिस सूबे के अवाम ने तब्दीली सरकार पर किया 2 मरतबा एतबार, इस सूबे के अवाम अब तरस रहे हैं सस्ते दामों आटे के लिए। पंजाब हुकूमत की आटा सप्लाई पर मुसलसल पाबंदी पेशावर में आटे की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया और चंद दिनों में 20 किलो के थैले में 200 रुपए का इजाफा हुआ। 2200 का थैला अब 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। अभी वो 2400 है, लेकिन कल ये 2500-2600 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आटा हमें नहीं देते। 2400-2500 रुपए वो वहाँ पर 20 किलो आटे की कीमत बताते हैं। अगर इसी तरह ये मामला रहा तो ये आटा भी नायाब हो जाएगा पेशावर के मार्केट में। सूबाई हुकूमत के सस्ते आटे की तकसीम भी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ। आटा मिलता भी है तो महज चंद थैले। सब तोड़े होते हैं, इसमें एक तोड़ा मिलता है जी, वो लेन में खड़े होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सालाना गंदम जरूरत 43 लाख मेट्रिक टन और अपनी पैदावार सिर्फ 13 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें इजाफे के लिए सूबाई हुकूमत ने 10 बरस में कोई अमली कदम नहीं उठाया। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। फैसलाबाद के एक घर में कोयले की अंगीठी का धुआं भर गया। 3 नौजवान जाँ बहक हो गए, इनमें 2 भाई भी शामिल हैं। एक की हालत बहुत तशवीशनाक है। फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में बेकरी पर काम करने वाले 4 नौजवान कमरे में कोयले जलाकर सो गए। गैस भरने से 2 भाइयों समेत 3 जाँ बहक हो गए। 3-4 माह हो गए बेकरी में काम करते थे। अंदर जो है ना कोलों की आग बली हुई थी, तो उसके गैस से ये इसकी डेथ हुई है। रेस्क्यू ने एक नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जब भी आप रात को सोएं तो कोशिश करें कि अपनी अंगीठी वगैरह को बंद करके रूम से बाहर रख के सोएं। रूम की वेंटिलेशन का जो है वो भरपूर ख्याल रखें। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। बलूचिस्तान के जिला कोलू में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना वार में जामी शहादत नोश करने वाले 26 साला कैप्टन मोहम्मद फहद खान स्वात में अपने आबाई इलाके का फख्र बन गए। कैप्टन फहद के वालिद भी पाक फौज में मेजर थे। इस्लामाबाद से देखिए सुमेरा खान की रिपोर्ट। मेजर बाप का कैप्टन बेटा वतन की हुर्मत पर कुर्बान होकर मिसाल कायम कर गया। पूरी कौम कैप्टन फहद शहीद को सलाम पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी वतन के बहादुर बेटे की जुर्रत और जवां मर्दी के चर्चे।
गुज़िश्ता रोज काहान ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में जामे शहादत नोश करने वाले 26 साला कैप्टन फहद मेजर रिटायर्ड मोहम्मद तौफीक खान के साहबजादे 1 अगस्त 1996 को स्वात के इलाके टोपी मोहल्ला मूसा खेल में पैदा हुए। 15 अप्रैल 2018 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 137वें PMA लॉन्ग कोर्स से फारिग तहसील शहीद कैप्टन फहद का ताल्लुक 11 CFF यूनिट से था। 4 जवानों समेत जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन फहद शहीद का खानदान इन दिनों लाहौर कैंट में मुकीम है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, नए साल से नई उम्मीदें, कुछ ऐसी बात करें। स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी। स्टॉक मार्केट में 40,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 486 पॉइंट्स के इजाफे से 40,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 225 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक दिन की कमी के बाद सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने के दाम 700 रुपये बढ़ाकर 1,78,200 रुपये हो गए। 10 ग्राम सोने के भाव 600 रुपये के इजाफे से 1,52,778 रुपये हो गए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात पर नैब का दायरा अख्तियार नहीं बनता। तोशाखाना रेफरेंस 118 मिलियन रुपए की करप्शन का था। रेफरेंस में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ मुलजिम नामजद थे। ओमनी ग्रुप के ख्वाजा बरादरान को भी तोशाखाना केस में मुलजिम नामजद किया गया था। खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत, अजीम नेमत आँखें होती हैं। सिविल सोसाइटी हाला पुराना की जानिब से 3 रोज़ा आँखों के इलाज के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। महरम राज की रिपोर्ट देखिए। सिविल सोसाइटी हाला ने शहीद मोहम्मद असलम हाई स्कूल में 3 रोज़ के लिए आँखों का मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया। इस कैंप में मटियारी और दीगर इलाकों से लोग पहुँचे। इस अच्छे काम पर खुशी का इजहार किया। जो मुस्तहिक तरीन अफराद है, जिनके पास किराए के भी पैसे नहीं है, जो अस्पताल नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे हमने 3000 लोगों की अरेंजमेंट की हुई है। 200 लोगों का हमने ऑपरेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। इस कैंप में 3 रोज के दौरान 3000 से ज्यादा मरीजों को मुआयना किया गया। लेजर ऑपरेशन भी किया गया। कैमरामैन उसामा हैदर के साथ महरम राज, समा, मटियारी। सुआ मछली या क्रॉकर फिश आखिर इतनी महंगी क्यों है? क्या वजह है? सुआ मछली जाल में आते ही मछेरों के दिन फिर जाते हैं। WWF के टेक्निकल एडवाइजर मौजम खान ने राज से पर्दा उठा दिया। कहते हैं मादू मोती इस मछली के एयर ब्लेडर की चीन में बहुत मांग है, जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हामिदुर रहमान। ये मछलियों के उस इकसाम से ताल्लुक़ रखती है जिसके जिस्म के अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होता है। ये एक किस्म का एक पाउच है इन मछलियों के जिस्म के अंदर, जिसकी मदद से वो गहराई में जाती हैं और ऊपर आ जाती हैं। तो ये जो ऑर्गन इनके जिस्म का होता है, ये तकरीबन 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर थिक होता है। तकरीबन अगर बड़े एक मछली के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 किलो का भी हो सकता है। लोकल ज़बान में पोटा कहते हैं। ये चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ड्राई करके अपने पास लोग इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जैसे हम अपने पास सोना रखते हैं। इसका कोई मेडिकल यूज़ नहीं है, खाने में इस्तेमाल होता है। इसका सूप भी बनता है, इसका सालन भी बनता है। और चाइना में कीमत महंगी मिल रही है, लिहाजा पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे मुल्कों से जहाँ से ये जाता है, पहली बात है कि चाइना अपनी खुद प्रोड्यूस करता था उनकी येलो क्रोकर। जब उसकी नस्ल ख़त्म होगी तो उन मुल्कों में जहाँ उससे सिमिलर मछलियाँ मिलती थी, लीगल एक्सपोर्ट होती है, लिहाजा लाखों में कीमत आती है, करोड़ों तक पहुँच जाती है। पिछले सालों में बलूचिस्तान में कम से कम 5 दफ़ा ये मछली आ चुकी है। सिंध में भी 1-2 दफ़ा ज़्यादा तादाद में मिली है। ये भी एक ऐसा इवेंट था कि उनका एक ब्रीडिंग स्कूल था जो वाड़ी क्रीक के सामने था, और फिशरमैन की 3 कश्तियों ने उनका शिकार किया है। वो इलाके जहाँ पहले आमतौर पर इनके शिकार मिलते थे, अब इतनी आसानी से नहीं मिलता क्यों ख़त्म होती जा रही है। पहले तो ये खासी बड़ी तादाद में मिलती थी, बड़ी और बहुत बड़ी तादाद में 5 फुट 6 फुट का मिलना, तकरीबन 5-5.5 फुट की जो क्रोकर थी उसका मिलना कोई रेयर नहीं था। क्वेटा समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इस्ला में बदस्तूर सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ज़ियारत, क़लात समेत कई शहरों में पानी जम गया। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए।
शुमाली बलूचिस्तान में सर्द हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिरा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -8 तक गिर गया। शदीद ठंड के बाइस कई इलाकों में पानी जम गया। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने सस्ते कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। ये भी नहीं ले सकते। अब इस साल तो ये भी कुछ 2000 का कुछ 3000 का, ये हम लोग तो नहीं खरीद सकते। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो खुश लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। गैस का तो प्रेशर बहुत ही कम है और बिल भी ऐसे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं जी। बहुत ज़िंदगी जो है मुश्किल में गुजर रही है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोब में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। बाबर आजम की कायदाना बैटिंग, सरफराज अहमद की धमाकाखेज वापसी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन 5 विकेट पर 317 रन बना लिए। कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया तो 110 रन पर 4 विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 7, इमामुल हक 24, शान मसूद 3, सऊद शकील 22 रन बना सके, मगर बाबर आजम और सरफराज अहमद ने टीम को मुश्किल से निकाला। बाबर आजम 161 रन की उम्दा इनिंग्स के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। सरफराज अहमद ने शानदार बैटिंग की, 86 रन बनाकर आउट हुए। चीफ सेलेक्टर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं मैच के पहले दिन टीम की कारकर्दगी पर खुश हूँ। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट जल्द गिरने के बाद उम्दा कमबैक किया। बाबर आजम ने गैर मामूली इनिंग्स खेली। सरफराज अहमद ने दबाव में उम्दा बैटिंग की और अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। कराची टेस्ट में बाबर आजम 161 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उन्होंने शानदार बैटिंग से रिकॉर्ड बुक उलट दी, कई अहम रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वाजे कर दिया, आइंदा कैच मत छोड़ना। 12 रन पर डेरिल मिचेल ने बाबर आजम का कैच छोड़ा, फिर बाबर ने किसी को न छोड़ा, छक्का लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की। कराची में ये बाबर की तीसरी और करियर की नवी सेंचुरी है। बाबर आजम कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। बाबर ने मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूसुफ ने 2006 में 2435 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया। एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल 50+ स्कोर करने वाले कप्तान बन गए। रिकी पॉन्टिंग ने 24 50+ स्कोर किए थे। बाबर ने रवां साल 8 सेंचुरियां और 17 निफ सेंचुरियां स्कोर की। बाबर आजम रवां साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं मिकी आर्थर की मौजूदगी में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, टीम में डिसिप्लिन कायम किया। मिकी आर्थर से बात हो गई, जल्द पता चल जाएगा कौन से कोचेस होंगे। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। एशिया कप की मेजबानी पर दूसरे बोर्ड का रुझान भी देखेंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने या न जाने का फैसला हुकूमत ने करना है। अगर हुकूमत कहेगी तो जाएंगे, वरना नहीं। बाबर is the star of Pakistan. Make no mistake about it. बाबर नहीं है तो पाकिस्तान की टीम is without the sun of the soil. So वो तो हमारे दिलों में बैठा है बच्चा और वही रहेगा। वो यार क्रिकेट के फैसले होते हैं वो मैं नहीं करता, पता है। हमेशा मेरा मौका खेला है, मैं सिलेक्टर्स लगा दूंगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मेरा काम है। उसके बाद उनका काम है कि वो किसको कप्तान लगाता है।